थैंक यू सर। क्या करना चाहते हैं जयनाथ जी आप लाइफ में? सर एक प्रशासक बन करके मैं समाज की प्रत्यक्ष रूप से सेवा करना चाहता वो हूँ। तो ठीक है, आप प्रशासक बन जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? सर कोई गोल बनाए हैं आप लाइफ का? ये तो आपका पूरा हो जाएगा 2-4 साल में, या नहीं होगा? सर पारिवारिक जिम्मेदारियों को निर्वहन करते बस हैं, पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं, उसके साथ में समाज की जो जिम्मेदारियाँ क्या हैं समाज के लिए करेंगे? कुछ प्लान बना रखा है आपने? उनकी समस्याओं का मैं अध्ययन करती हूँ। समस्या तो समाज की बहुत लोग आए, बुद्ध महात्मा गांधी जाने के क्या कुछ नहीं हो, समाज वैसे ही चल रहा है। आपने कोई टारगेट बनाया कि हम ये क्या काम चीज़ करेंगे? सर जो जो मुख्य समस्याएं जो समाज को हो सकती है, जैसे गरीब तबके को उनकी ये जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ मिल नहीं पाता है, योजनाएं उनके तक नहीं पहुंच पाती है, तो उनके अंदर जागरूकता फैला करके उनसे डाटा इकट्ठा करके मैं योजनाओं को उनके तक पहुंचा सकता हूं। ये मेरा उद्देश्य है। आपका काम डाटा इकट्ठा करना है। डाटा के माध्यम से मैं सेवाओं को उनके तक पहुंचाऊंगा इफेक्टिवली। आजकल तो बहुत सारी पेंशन योजनाएं एकदम बिल्कुल खाते में पहुंच रही है, तो आप क्या करोगे उसमें? सर योजनाएं खाते में पहुंच तो रही हैं, लेकिन उसके लिए उसमें बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस लगाने पड़ते हैं, क्योंकि कभी कभी जो उसके लिए उस लाभ को पाने के हकदार नहीं होते हैं उन तक ये लाभ पहुंच जाता है। ग्रेजुएशन किस में किया आपने? सर हिस्ट्री मेजर से मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन मेरा सोशल वर्क और डिफेंस स्टडीज़ है सर। हिस्ट्री को क्यों नहीं लिया? सर मैं 20 साल मैंने सेवा की है भारतीय वायुसेना में, वहाँ से मैं सेवा मुक्त हुआ हूँ 1 दिसंबर 2017 को। तो भारतीय वायुसेना की सेवा में सर 24/7 इंगेजमेंट रहता है, मेंटल इंगेजमेंट, फिजिकल इंगेजमेंट रहता है। समय की कमी और बाकी और सब फैक्टर्स की वजह से मैंने सोशल स्टडीज़ रखा, क्योंकि सोशल वर्क में बहुत सारी ऐसी अध्ययन हैं जो हम पहले से ही जिनके बारे में जानते हैं और उसके ऊपर विशेष फोकस करके हम अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। गरीबी, बहुत पहले एक कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट दिया था एक अपने पॉलिटिशियन ने, गरीबी इज ए स्टेट ऑफ माइंड, पॉवर्टी इज स्टेट ऑफ माइंड। आप ऐसा मानते हैं? सर ये एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन अकिंचन लोग जिनके पास पैसे उपलब्ध नहीं होते हैं वो तभी तक चीज़ों को सोच पाएंगे जब तक उनका पेट भरा रहेगा। अगर पेट नहीं भरेगा तो वो किसी चीज़ को अच्छी तरीके से जज नहीं कर पाएंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। एक मारुति 800 वाला ऑडी को देख के गरीब अपने आप को मानता है कि नहीं मानता? तुलनात्मक दृष्टिकोण से अपने आप को समझेगा कि वो गरीब है, लेकिन अगर अपने से निचली तबके से अगर अपनी तुलना करेगा तो उनसे काफ़ी ऊपर। तो आप भी मानते हैं कि गरीबी दिमागी कीड़ा है? सर ये एक फैक्टर है, जब हम सापेक्ष रूप से हम चीज़ों को जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उसमें ये चीज़ें निकल के आती हैं कि हम मान सकते हैं गरीबी सोशल वर्क में गरीबी के ऊपर किसने किसने काम किया है? क्या क्या स्टडीज़ हुई है? बीजी खेर साहब ने काम किया है सोशल वर्क में गरीबी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने गरीबी का जो मुद्दा हुआ है इसी के ऊपर उन्होंने इस फोकस किया हुआ है, ताकि समस्याओं के निजात पा करके हम सोसाइटी कल्याण कर सकें। प्रशासक के रूप में समाज सुधार के लिए आप क्या करेंगे? जो प्राइम जो एरियाज़ हैं, स्पेशली जो सबसे लास्ट स्टेज पे जो आदमी खड़ा है, जहाँ उसको अपने जीवन निर्वहन के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, सबसे पहले मैं उन एरियाज़ को फोकस करूँगा ताकि उनको एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल सके। तो उस फोकस करने में आप क्या चीज़ें नहीं? हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो सरकार की तरफ से हमें रिसोर्सेज मिलेंगे, जो प्लानिंग्स मिलेंगी, जो योजनाएं मिलेंगी, उनको मैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करूँगा। केवल सरकार की दी हुई योजनाओं को ही करेंगे या अपनी तरफ से कुछ करेंगे? सरकार की योजना ही अपने आप में सफिशिएंट है कि उनको सम्मानपूर्ण तरीके से जीवन मतलब कोई नई योजना बनाने की जरूरत नहीं है? सर योजनाओं को बनाने में अपनी भूमिका जो हमें जिम्मेदारी दी जाएगी उसका निर्वहन करेंगे। जो हमारे मंदिरों के सामने या रोडों पे भीख मांगते हैं वो कौन से वाले व्यक्ति, अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति हैं या कैसे व्यक्ति, उनके लिए क्या सोच रहे हैं आप? उनके लिए कौन सी योजनाएं आप लागू कराएंगे? सर गरीबों के लिए या भिखारियों के लिए सरकार ने कई सारी योजनाएं चला रखी हैं। भिखारियों के लिए कौन सी योजना चला रखी है? जैसे अंत्योदय योजना है। अंत्योदय योजना के माध्यम से हम उनकी जो बेसिक जो एमिनिटीज़ की जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरी कर सकते हैं। अंत्योदय योजना भिखारियों के लिए है क्योंकि वो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। आपको कहाँ पता है जो पॉवर्टी लाइन पे है? आपको पता ही नहीं है।
उनका हम अगर वो रोड पे भीख मांगते हैं तो उनका कोई सर्वे तो है नहीं हमारे पास। आप एक प्रशासक हैं तो आपका सर्वे है कहीं पर, किसी तो डिपार्टमेंट के पास है? अपनी मशीनरी के माध्यम से उन तक हम पहुँचेंगे अच्छा। और उनका हम क्लियर कट एनालाइजन करेंगे कि ये BPL हैं कि नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शौकिया तरफ ऐसा काम करते हैं। एक तो- प्रशासक के तौर पे भिखारी का क्या ट्रीटमेंट डिफाइंड है लॉ में? उनकी स्वास्थ्य, उनका मानसिक स्वास्थ्य और उनका शारीरिक स्वास्थ्य के आप शासक हैं, डिप्टी SP हैं, सर आप एक भिखारी देखते हैं, आपको क्या करना है? अपने उत्तर प्रदेश में भीख मांगना कानूनी है या कानूनी जुर्म है? कानून अपराध सर ये। अपराध है। फिर क्या करेंगे? तो उसकी समस्याओं को पहले सबसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो शौकिया तौर पर कर रहा है कि वास्तव में उसकी मजबूरी है जो ऐसा करने के लिए उसको मजबूर कर रही है। तो मतलब मजबूरी है तो अपराध करने के लिए छूट दिया जाए? नहीं छोड़ेंगे, उनको हम मेन स्ट्रीम लाने की पूरी कोशिश करेंगे बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से। सोशल वर्क की कौन सी पद्धति लगवाएंगे इसमें, कौन सी पद्धति काम करेगी इन विभागों के लिए? सोशल वर्क में कौन सी ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा इसको आप दूर कर सकते हैं? सर उनकी मनोसामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए हम व्यक्तिगत समाज कार्य लगा सकते हैं और उनके सामुदायिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से हम उनके सामूहिक समाज कार्य, सामुदायिक समाज कार्य लगा सकते हैं। समाज कार्य शोध के माध्यम से ऐसे जो भिखारी हैं हम इनके बारे में अच्छी तरीके से अध्ययन करके हम इनकी सेवा कर सकते हैं। अभी उत्तर प्रदेश की पूरे भारत में शिक्षा में क्या स्थिति है, कोई अध्ययन आपके पास है, कोई नॉलेज है? शिक्षा में शिक्षा, संपूर्ण शिक्षा की बात मैं कर रहा हूँ कि हर चीज़ का एक इंडेक्स है सर आपका, कह सकते हैं हेल्थ में, आपकी और पॉवर्टी में, सारी चीज़ों का आप कह सकते हैं डेमोग्राफी है। उसमें जो शिक्षा में कहाँ पाते हैं उत्तर प्रदेश को? सर पूरे प्रदेश पूरे भारत की तुलना करते हैं उत्तर प्रदेश को कहाँ पाते हैं शिक्षा में? सर टाइम्स हायर रैंकिंग अभी कल ही लॉन्च जारी की गई है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो टॉप 200 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें हम कहीं भी अपने आप को नहीं पाते हैं पूरे भारत के दृष्टिकोण से। लेकिन उन्होंने पूरा जो डाटा जारी किया उसमें से हम पिछले साल के से हम बेहतर और संख्या हमारी बढ़ी। पहले पिछले साल 49 यूनिवर्सिटीज़ थी जो इस बार 56 यूनिवर्सिटीज़ हो गई। हायर रैंकिंग का उत्तर प्रदेश की शिक्षा में क्या नहीं है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे IIT कानपुर है जो टाइम्स हायर रैंकिंग में अपने स्थान बनाती है। आप तो सिर्फ हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम पूरी शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं। शिक्षा की बात करें। हम मूलभूत शिक्षा से लेकर के अपर तक की बात कर रहे हैं और छोड़ दीजिए आप उचित से छोड़ दीजिए, हम बेसिक शिक्षा की बात करना चाहते हैं। बेसिक शिक्षा में सर हमारी उत्तर बेसिक प्रदेश शिक्षा को का जो है उसको नापने के लिए एक पैमाना है हिंदुस्तान में, अधिकतर रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट आती है। पता है कोई रिपोर्ट आती है जो बेसिक शिक्षा में लर्निंग आउटकम्स या इनकी बात करती है? सर सॉरी सर मैं इस टाइम रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बता देता हूँ आपको, सर। उसको कहते हैं परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ऑफ इंडिया। थैंक यू सर। ठीक है, राइट सर। और उसमें कितने स्टेट है इसमें? 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो 35 और 36 37 37 में स्टेट्स में 33 पोजीशन हमारी है। राइट सर।